स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए डीएनए के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर में अगर हम डीएनए की बात करें, इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट शुगर, सेकंड बेस पेयर, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। हमारे डीएनए में चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं: एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनाइन एंड ग्वानाइन होते हैं प्यूरिन्स एंड साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं पायरिमिडिन्स। इट्स इजी। शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल जैसे कि आप देख रहे हैं, दो हेलिकल, दो, ये दो आपको दिख रहे हैं, ये दो लेयर है। सो ये आपस में ऐसे बाइंड होती हैं। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी हुई होती है। ये शुगर ग्रुप है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। इसकी बैकबोन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनी हुई होती है। और आपस में ये जो दो हेलिक्स या दो स्ट्रैंड्स होती है, दो दो डीएनए की स्ट्रैंड्स होती है, वो आपस में जुड़ी हुई होती है। किसकी वजह से? नाइट्रोजनस बेस पेयर, प्यूरिन पायरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जो थाइमीन है, एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानाइन साइटोसिन के साथ बनाता है थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये आपको याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो भी थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके अलावा एक और जो चीज यहाँ पे याद रखने वाली आपको है, वो ये है कि जितने भी एडेनिन होंगे ना एक डीएनए स्ट्रक्चर में, उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। मतलब ये कुछ बड़ा सा कुछ है नहीं, बट एक बार नीट के एग्जाम में कई बार, एक बार नहीं कई बार, और इवन सीबीएसई में भी एमसीक्यूज में ये आ जाता है, क्वेश्चन होता है कि अगर आपके डीएनए स्ट्रक्चर में 20% एडेनिन है, ओके ध्यान से, 20% अगर एडेनिन है, तो आपको बताना है कितने परसेंट साइटोसिन होगा। इट्स इजी। टोटल 100% होता है। अगर 20% एडेनिन है तो 20% ही क्या होगा? थाइमीन होगा। तो 20 + 20 इज 20 + 20 40। तो 100 में से 40 गए, 60%। तो 60% ना, तो साइटोसिन भी होगा 30% और ग्वानाइन भी होगा कितना? 30%। तो 30% दोनों होंगे, आपको ये याद रखना है। एक और चीज जो इसमें याद रखने वाली है, यहाँ पर इसमें एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए डीएनए के स्ट्रक्चर में, और वो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का। आपने कई जगह पढ़ा होगा एक वर्ड न्यूक्लियोटाइड, इवन यहाँ भी लिखा हुआ है कि भाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। कुछ भी नहीं है। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं ना, तो हम ये पूरा, ये जो एक पूरा कंपोनेंट है इसकी बात करते हैं। मतलब आप उसमें शुगर भी लोगे, उसमें आप फॉस्फेट ग्रुप भी लोगे, और उसमें आप बेस पेयर भी लोगे, नाइट्रोजनस बेस, तीनों वो न्यूक्लियोटाइड होता है। और जब जब हम बिना फॉस्फेट ग्रुप के सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, वो न्यूक्लियोसाइड होता है। बस सिंपल इतना ही है, यही याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, उसको आप लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को आप नहीं लेते हैं। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज उसमें किसकी वजह से आता है? इसी फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना यहाँ पर, इसी की वजह से डीएनए में नेगेटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट है कि डीएनए रेप्लिकेशन ना एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। आप लोग इसे अगर देख रहे हैं बच्चे, तो साथ में ना इसके नोट्स में लिख बनाते जाइए, इट्स इम्पोर्टेंट। इवन क्या होता है सीबीएसई में, आपको पता है, वेरी गुड, बट कुछ डिफाइन या कुछ पर्टिकुलर लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो फटाफट फटाफट लिख सकते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि हर पेरेंटल स्ट्रैंड ना, जो नई स्ट्रैंड आई है, उसके लिए किसकी तरह काम करती है? टेम्पलेट की तरह। जैसे कि अगर मैंने बोला ये आपकी ऑब्वियसली डीएनए स्ट्रक्चर है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना,
तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। एंड आफ्टर रेप्लिकेशन आपको दो, ऑब्वियसली आपको दो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो एक दोनों में ही एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और एक नई डॉटर स्ट्रैंड होगी। ये इसका मतलब है सेमी कंजर्वेटिव का, कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो नए आपको डीएनए स्ट्रक्चर मिलते हैं उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक डॉटर न्यू जो बनी है, न्यू डॉटर स्ट्रैंड होगी, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ पे मतलब है कि भाई अगर यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड में ए है तो डॉटर स्ट्रैंड में यहाँ पर टी होगा, अगर यहाँ जी है तो यहाँ पे सी होगा। सिंपल। उसके बाद हम आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ जी ये एक पॉइंट है, जैसे कि ई कोलाई अगर हम बैक्टीरिया लेते हैं, ई कोलाई प्रोकैरियोट है, कि ये एक पॉइंट है कहीं से भी अपने आप ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कोई एक डेफिनेट रीजन होता है कि यहीं से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और उस रीजन को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई। जैसे कि ई कोलाई में मान लो ये रीजन है, एक पर्टिकुलर 247 बेस पेयर का होता है, लगभग 247 बेस पेयर का, ई कोलाई की बात कर रही हूँ मैं। ई कोलाई में होता है 247 बेस पेयर का लगभग, कि ये एक रीजन है कि जहां पर ये ओराई है, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। एक ही होता है। यूकैरियोट जैसे कि ई कोलाई, सॉरी प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में एक ओराई होता है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जबकि यूकैरियोट्स जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, अमीबा, फंगी का सेल, ठीक है, ये सारे जो होते हैं यूकैरियोट, इसमें मल्टीपल ओराई होता है। इसका रीजन ये भी होता है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके डीएनए थोड़े छोटे होते हैं उनके, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स के ज्यादा बड़े होते हैं। तो उनको जल्दी से रेप्लिकेशन का प्रोसेस खत्म करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल ओराई होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई हैज ओनली वन ओराई, कि प्रोकैरियोट्स में वन ओराई होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होते हैं, एक से ज्यादा ओराई मिल जाएंगे, मतलब कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना। जैसे हम यहाँ पे इकोलाई की बात कर रहे हैं कि रेप्लिकेशन में ना बहुत सारे एंजाइम्स का काम आता है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे कि एक होता है डीएनए, या तो आप इसे डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये डीएनए की स्ट्रैंड पे ही काम करेगा, आरएनए में काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है। पॉलीमराइज बायोलॉजी में, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बायोलॉजी ना बहुत इजी है। इसमें हर वर्ड का मतलब होता है पॉलीमराइज। पॉलीमराइज मतलब ऐड करना, भाई एक पूरा सेट बना। जैसे हम बोलते नहीं है कि मोनोमर या पॉली, जैसे कि सेल्यूलोज, व्हाट इज सेल्यूलोज, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ऐसे अगर हमें बोलना चाहूँ, या फिर इस किसी भी इसी तरह का कि भाई पॉलीमर है ये, इसका पॉलीमर मतलब बहुत सारे मोनोमर्स को ऐड करना ना। तो पॉलीमराइज मतलब ये ऐड किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ऐड किए जा रहा है। ठीक है, सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए को पढ़ेगा। अच्छा भैया इस डीएनए में सपोज ये वाला है, यहाँ पर ए है, ओके, तो ये टी वाला न्यूक्लियोटाइड लाएगा और यहाँ पे लगा देगा, और यहाँ पे पड़ेगा। अच्छा यहाँ सी है तो यहाँ जी वाला न्यूक्लियोटाइड लाएगा और ये ऐसे यहाँ लगाता जाएगा। इस तरह से आपका जो डॉटर स्ट्रैंड है या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। जैसे कि आप देखें यहाँ जबकि ई कोलाई में बेस पेयर, कितने बेस पेयर्स होते हैं, सिर्फ 4.6 इंटू 10 to the power 6, वेर एज इन ह्यूमंस 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं। ये आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में हम पढ़े ये भी, कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर एक सेल में होता है ह्यूमन के, लगभग लगभग लेंथ डीएनए की 2 मीटर होती है। 2 मीटर इज, आई मीन आई कांट इवन शो यू ऑन माई स्क्रीन, बट यू अंडरस्टैंड हाउ मच लॉन्ग इज 2 मीटर, कितना लंबा होता है 2 मीटर। डीएनए में हल्की सी भी, डीएनए के रेप्लिकेशन में हल्की सी भी गड़बड़ हो जाए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर है, हल्की एक
कई सारी ऐसी डिजीजेस सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की भी अगर गलती हो जाती है तो भी म्यूटेशन हो जाती है। एक न्यूक्लियोटाइड जैसे कि मान लो ए टी 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 था, यहाँ पे टी 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 ए, यहाँ पे ए आना था, यहाँ पे जी आ गया, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड मिस्टेक है और बाकी सारा अपना सही लगा हुआ है। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से भी क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से भी आप देखोगे कि म्यूटेशन कॉज हो जाती है सिर्फ। और इस तरह की म्यूटेशन जिसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से चेंज आता है, इस तरह की म्यूटेशन या इसको बोलते हैं SNP, मतलब कि सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से अगर चेंज आया तो उसे बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP। तो म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने से आ सकता है, कईयों में एक साथ चेंज होने में आ सकता है, बहुत सारी चीजों की वजह से म्यूटेशन हो सकता है जो कि आगे जाके डिजीज कॉज करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती है कि अगर वो जो म्यूटेशन हुई है, जो डीएनए में चेंज हुआ है, वो अगर उस रीजन में हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही होगी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की स्पेलिंग, ये लीजिए, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हम्म तो अगर चेंज जो है ना वो डीएनए में उस जगह पर हुआ है जहां पर जो कि प्रोटीन कोडिंग रीजन है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कि जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में चेंज हुआ है, या मतलब डीएनए में वहां पे चेंज हुआ है या वहां म्यूटेशन हुआ है, वो उसकी वजह से म्यूटेशन कॉज होगी, उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ेगा। अगर नॉन कोडिंग रीजन में हुआ है ना म्यूटेशन, तो कोई अभी तक मतलब अभी कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर SNPs में हुआ है, हाँ, अगर पूरा का पूरा आधा क्रोमोसोम ही उड़ गया या काफी हो गया तो बात अलग है, बट अगर एक आध न्यूक्लियोटाइड का चेंज नॉन कोडिंग रीजन में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये जो देखो, जैसे कि मैंने अभी बोला था न्यूक्लियोसाइड, कई बार लिखा होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोटाइड बेसिकली बेस पे जो सॉरी नाइट्रोजन बेस पेयर, तीनों को एक साथ। कि न्यूक्लियोसाइड में खाली शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड तो क्या हो गए कि शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर, और ट्राइफॉस्फेट मतलब कि तीन फॉस्फोरस, ये दो काम करते हैं। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं कि भाई जब डीएनए पॉलीमरेज है उसको क्या करना है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे ना ये ऐसे पड़े हुए होते हैं DATPs, ठीक है, ट्राई देखा ना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे एडिनाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, DATPs, DGTPs, DCTPs, ये ऐसे पड़े होते हैं ये। और वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज वो पढ़ेगा। अच्छा, यहाँ ए है तो यहाँ पे DTTP होगा, उसको लाके यहाँ लगा लेगा। तो ये दो यहाँ पे लिखा ना ड्यूल पर्पस, यहाँ पे इसका दो काम होता है। पहला काम तो इसका होता है ये, एक तो ऑब्वियसली पॉलीमराइज करते हैं, यहाँ पे जाके लगते हैं। दूसरा ये ना एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। कि DTP, जैसे कि DTTPs है, तीन फॉस्फेट है ना यहाँ पे, तो जो लास्ट के दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे कि ATP काम करती है वैसे ही हाई एनर्जी फॉस्फेट की तरह काम करते हैं, जाके लगेंगे भी। और उस प्रोसेस को, क्योंकि जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है ना, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वो एनर्जी को भी देते हैं, ठीक है, वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं, आपको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह आपको दिखता है, ठीक है, ये आपका डीएनए का इस तरह से पूरा वाइंडिंग स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होती है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है पहले डीएनए की, जैसे कि आप देख रहे हो डीएनए हेलिक्स की, और उसे बोलते हैं, जैसे कि ये है, इसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन फोक, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन फॉक में आपकी जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। कि कौन करता है, सबसे पहले यहाँ पे काम आता है किस एंजाइम का, हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम ऐसे यहाँ पे बाइंड कर जाएगा इस तरह से। हेलिकेस एंजाइम बाइंड करता है, इसका इसका काम ही होता है कि डी ऐसे अनवाइंड कर देना, अनजिप कर देना, जैसे कि ये इस तरह से है, तो अगर यहाँ पे हेलिकेस एंजाइम लग जाएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा डीएनए, जैसे कि यहाँ पे जिप हो गया।
स्ट्रैंड तो सेपरेटेड हो गई, अब ये सेपरेटेड ही रहेंगी, ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट जो बच्चे नीट की तैयारी करें उनको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैंड तो वैसे सेपरेटेड हो ही गई है, ठीक है, अब वो सेपरेटेड ही रहे, उसका काम वहां पे वो कौन इंश्योर करता है, एसएसबी, यहाँ पे ना एसएसबी लगा हुआ होता है, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इनका इसका काम होता है, इन प्रोटीन्स का ये इंश्योर करते हैं कि जैसे स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेटेड ही रहें, और तब जाके आपका पूरा रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरह से बन जाता है। टोपोआइसोमरेज भी काम करता है कि ये जो डीएनए है ये सुपर कॉइल ना हो जाए, आपस में ही ना ऐसे कॉइल हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि चलो हेलिक्स नहीं बना रहा, आपस में ही कॉइल ना हो जाए या ऊपर वाला डीएनए कॉइल ना हो जाए, तो सुपर कॉइलिंग से बचाता है टोपोआइसोमरेज। यहाँ तक तो हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अभी तक हमने पढ़े 3 एंजाइम के काम, हेलिकेस जो कि अनजिपिंग करता है, उसके बाद हमने पढ़ा एसएसपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका काम होता है कि वो सेपरेट हो गए तो वो सेपरेट ही रहे, टोपोआइसोमेरेज जो कि सुपर कॉइलिंग से बचाता है, ठीक है, सुपर कॉइलिंग नहीं होने देता। होता क्या है, अब हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ऐसे ही थोड़ा ना रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी बस, हाँ जी हो गई स्टार्ट, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे ना अब एक नया एंजाइम काम करता है, जैसे हम बोलते हैं प्राइमेज। अब ये प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज ना यहाँ पर, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज आर ऑफ 3 टाइप, 1 2 and 3, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 2 टाइप्स, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन में रोल प्ले करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक छोटी सी ना उसकी लगा लो स्पेशलिटी कह लो या उसकी कंडीशन है कि वो वहां पर एक नाइट्रोजन बेस पेयर लगाएगा या एक न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, जहां पर उसको फ्री 3' OH मिलेगा, मतलब उसको एक 3' जो साइड है ना वो उसको चाहिए। तो प्राइमेस क्या करता है, वो यहाँ पे ना एक छोटा सा आरएनए प्राइमर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, 5' to 3', इस 3' पे जाके फिर अपना डीएनए पॉलीमरेज 3 काम स्टार्ट कर देगा। ये अभी हम थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट स्ट्रक्चर ऑफ दिस रेप्लिकेशन फोक एंड अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। आपको पता ही है कि डीएनए स्ट्रैंड जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल का मतलब कि एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' है तो दूसरी स्ट्रैंड होगी 3' to 5'। अब जो ये डीएनए पॉलीमरेज का है ना वो काम करता है किस डायरेक्शन में, ओनली 5' to 3' डायरेक्शन में ही ये कैटेलाइज करेगा। क्यों करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इसको लास्ट में ना 3' OH चाहिए होता है, 3' OH चाहिए होगा जहां पे वो आके स्टार्ट कर देगा। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये आप अगर आप यहाँ देखें, ये यहाँ पर प्राइमेज ने अपना लगा दिया, ये प्राइमर लगा दिया, ये यहाँ पे 5' है, और इसको 3' OH यहाँ पे मिल गया, किसको, डीएनए पॉलीमरेज को। इसने भले अपना आके फटाफट 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 लगाने स्टार्ट कर दिए और पूरा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, उसने अपना 90 न्यूक्लियोटाइड्स लगाने स्टार्ट कर दिए, जो भी उसके ऑपोजिट थे, जैसे ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, पढ़ पढ़ के अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आते हैं दूसरी स्टैंड पे जो होती है 3' to 5', उसमें नीचे तो नहीं लग सकता क्योंकि जो प्राइमेज होता है वो भी जो प्राइमर लगाता है वो 5' to 3' लगाता है, तो वो क्या करता है थोड़ी सी दूरी पर वो इस तरह से यहाँ पे 5' to 3' आपका प्राइमर लगा देगा, वो लगा देगा, तो ये 3' OH, ये 5' है, ये 3' OH उसे मिल जाएगा डीएनए पॉलीमरेज को और वो बना देगा डीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब फिर से यहाँ पे प्राइमेज प्राइमर लगाएगा, ठीक है, आरएनए प्राइमर, ये भी याद रखना है कौन सा प्राइमर लगता है, आरएनए प्राइमर लगता है, उसको 3' OH मिल जाता है और वो फिर बना देता है, फिर यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक जो डॉटर स्ट्रैंड होगी वो कॉन्टिन्यूस है, और जबकि जो दूसरी डॉटर स्ट्रैंड है ये वाली, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, या इसका एक और नाम होता है कि एक डॉटर स्ट्रैंड होती है लीडिंग स्ट्रैंड जो कॉन्टिन्यूस होती है, और जो दूसरी होती है वो होती है लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर इसे एक और चीज बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन जो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये फ्रेगमेंट्स है, इन्हें बोलते हैं ओकाजाकी
फ्रेगमेंट्स जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है उसमें कॉन्टिन्यूस बनती है। जो वो स्ट्रैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है उसमें जो स्ट्रैंड बनती है वो डिसकॉन्टिन्यूस बनती है और उसके फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका प्राइमेज होता है, ये प्राइमर जो होता है, ये यहाँ पे ना ये आरएनएज एच या डीएनए पॉलीमरेज 1 वो इसे हटा देता है, यहाँ पे इसको रिमूव कर देता है। जैसे आरएनएज एच या डीएनए पॉलीमरेज 1 बोलते हैं, वो ये यहाँ पे आके आरएनएज एच उसे हटा देगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे नया डीएनए ऐड कर देगा। उसके बाद ये जो लाइगेज एंजाइम होता है वो इन सबको आपस में ज्वाइन कर देता है। बस ये जो डिसकंटिन्यूस वाली है लाइगेज एंजाइम उसे ज्वाइन कर देता है। सो एंड में आपको 2 आइडेंटिकल डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। अगर इस तरह से मैं बनाऊं, आपको 2 आइडेंटिकल डबल डीएनए हेलिक्स मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, जिसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, एक नया डॉटर स्ट्रैंड होगा। इस पूरा प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि दोनों ही कॉपीज में एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड जो बना हुआ होता है। सेल साइकिल अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो हम पढ़ेंगे। सेल साइकिल में कई सारे फेज होते हैं। जी नॉट जो कि इनएक्टिव फेज में हम बोल देते हैं G1, एस फेज, G2 और एम फेज। एम फेज से कुछ सेल डायरेक्ट G0 में जाते हैं और कुछ G1 में भी जाते हैं। तो ये जो एस फेज होता है इसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो इस एस फेज में ही यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन डीएनए की होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि सेल डिवीजन के टाइम पे रेप्लिकेशन नहीं हुई अच्छे से या ठीक से नहीं हुई, तो वो पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मतलब कई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एनोमली का मतलब है एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जैसे कि एक आप डिजीज आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ोगे भी जेनेटिक्स में, कि ये आपने पढ़ी भी होगी पहले, डाउन सिंड्रोम बहुत फेमस डिजीज है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, ये है ट्राइजोमी ऑफ 21। मतलब कि जो 21 क्रोमोसोम होता है, जनरली 2 पेयर होते हैं, एक मदर और एक फादर वाले, उसमें आपको 3 मिलेंगे। तो आप ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, सिर्फ एक ट्राइज 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से आपको देखो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें राउंड हेड होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। एक बार हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वो एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। हेलिकेस जो कि अनजिप करता है, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि इंश्योर करते हैं कि स्ट्रैंड जो है सेपरेटेड रहे। टोपोआइसोमेरेस जो डीएनए को सुपर कॉइल नहीं होने देते। प्राइमेस जो कि आरएनए प्राइमर को ऐड करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ऐड करता है किसे, न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ पकड़ के आफ्टर 3 प्राइम ओएच से ये ऐड करता है, 3 प्राइम ओएच एंड पे ये ऐड करेगा अपना न्यूक्लियोटाइड्स को। डीएनए पॉलीमरेज 1 या आरएनएज एच, इनका काम होता है उस प्राइमर को हटाना और वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को लगाना। और लाइगेज एंजाइम आपस में जितने भी सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो चोकाजो की फ्रेगमेंट्स, उनको कनेक्ट करना या जोड़ना, बाइंडिंग का काम लाइगेज करते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, सोच के देखो कि ये एक सेल है जिसमें हम ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जो नए सेल बनेंगे उनमें 23 होंगे। उसके बाद जो नए सेल होंगे उसमें कितना हुआ है, 23 का 11.5 ऐसे। तो फिर एक टाइम आएगा कि भाई सेल डीएनए ही नहीं बचेगा, मतलब, और ना ही स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, अर्थ पे सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सबसे मेन तो यही है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच।